इस लेक्चर सीरीज़ में हमने बात की एनालिसिस ऑफ सेंटेंस की, जिसके अंतर्गत हमने सेंटेंस क्या है, फ्रेज़ क्या है, क्लॉज क्या है, इसको जाना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में बात की, वर्ब का क्लासिफिकेशन हमने करके यहाँ पर दिखाया और वर्ब के बारे में डिटेल में बताया। यहाँ पर हमने बात की क्लॉजेस की, तो हमने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज भी देखे। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इस बात को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने क्लॉज को डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि इस लेक्चर में जो हमारा मेन पर्पस है वो क्लॉजेस को ही डिटेल में डिस्कस करना है। हमने क्लॉज को डिस्कस किया डिटेल में, तो हमने डिस्कस किया नाउन क्लॉज को, कि एक नाउन क्लॉज क्या क्या वर्क कर लेता है, कि वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन क्लॉज हो सकता है, और वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है इट मे बी ऑल्सो नाउन क्लॉज। साथ साथ में कि इन अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के जो अपोजिशन है वो भी नाउन क्लॉज का काम कर लेते। तो ये हमने यहाँ पर जाना। नाउन इट मीन्स कि हमने नाउन क्लॉज के बारे में यहाँ डिटेल में जाना। जो आज हमारा लेक्चर का मेन पर्पस है, इट इज़ अबाउट टू नो मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज। जिस तरह से हमने नाउन क्लॉज को डिटेल स्टडी किया, उसी तरह से आज हम एडजेक्टिव क्लॉज को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ और पूरा देखिए इस लेक्चर को। इट इज़ वेरी यूज़फुल टू नो अबाउट क्लॉजेज, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स का रहता है इशू कि उन्हें समझ में नहीं आते, और हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर हमारी बात है कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव आप देख लीजिए, एडजेक्टिव आपको समझ में आता है तो एडजेक्टिव क्लॉज भी आपको समझ में आएगा। बस फ़र्क इतना है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज में कि एडजेक्टिव एक वर्ड होगा और क्लॉज की अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड तो फ्रेज भी होता है, अरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज भी होते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फ्रेज हैं उसमें ये है कि कहीं भी उसमें सब्जेक्ट और वर्ब छुपा नहीं होता। जब हम क्लॉजेस की बात करते हैं तो उन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमें सब्जेक्ट भी दिखाई देता है, हमें वर्ब भी दिखाई देता है, पर क्योंकि वो सब्जेक्ट और वर्ब है पूरा सेंटेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपना मीनिंग कंप्लीटली क्या एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का वो पार्ट होता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड क्लॉज। क्लॉज का पार्ट होता है इसलिए क्लॉज, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के लिए बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज उसको हम कह देते हैं। लिखा है कि एडजेक्टिव क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के प्रिंसिपल के रूप में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है ना, कि एक मुख्य वाक्य और दूसरा सबऑर्डिनेट वाक्य अगर होगा, मुख्य मतलब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो वो सेंटेंस कैसा होगा, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। जबकि दो सेंटेंस होंगे प्रिंसिपल क्लॉज ही होंगे, कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो बन जाएगा क्या, कंपाउंड सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस की बात हमने की, तो हमने बताया कि एक फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस में होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब नहीं होती, एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब यहाँ देखने को मिलती हैं। आगे लिखा है कि प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई जो अगर करने का काम कर रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव के समान होता है। तो ये डेफिनेशन तो हम बचपन से रटते हुए चले हैं। आगे देखती है रूल नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है। रूल नंबर 1 ये है कि भाई एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से इंट्रोड्यूस होता है। सबसे पहली बात कैसे होता है, तो ये इस प्रकार होता है कि दिस इज़ द हाउस। अब यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन आपको दे दिया, डैट जैक बिल्ड, दिस इज़ द हाउस। ये वो हाउस है जो जैक ने बनवाया। जो जैक ने बनवाया अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, जबकि यहाँ जैक बिल्ड है ना, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, मगर ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस पर डिपेंड है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और यहाँ जो इतना है, ये जो इतना है ये हमारा नाउन जो है हाउस, इसके बारे में बता रहा है। दैट्स वाई इट इज़ एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज ही होगा ना। नेक्स्ट है दिस इज़ द मैन। कौन सा मैन, whom we all respect, जिसको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। सो दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ क्लॉज, क्योंकि नाउन को बताने का, नाउन के बारे में बताने का काम कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ एडजेक्टिव क्लॉज। द टाइम
कौन सा टाइम? व्हेन द ट्रेन लीव्स इज नॉट नोन टू मी, द टाइम इज नॉट नोन टू मी, और यहाँ पे स्प्लिट करके बीच में क्लॉज लगा दिया। कौन सा टाइम? ये वाला टाइम, व्हेन द ट्रेन लीव्स, की ट्रेन कब जाती है, ये मतलब मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट है द रीज़न वाई सी फेल्ड। अब यहाँ पे भी इसको स्प्लिट करके क्लॉज बीच में आ गया है ना। इज ऑब्वियस, द रीज़न इज ऑब्वियस, जो तर्क है वो पूरा स्पष्ट है। कौन सा तर्क स्पष्ट है कि वो क्यों फेल हुई, है ना। What is the name of the village? कौन सा विलेज का नेम की पूछ रहे हो? ये वाला विलेज, वेयर सी वॉज बॉर्न, जहाँ वो जन्मी थी, क्या नाम है उसका? तो विलेज के बारे में यहाँ कुछ बता रहा है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉजेज, है ना। दी सेंटेंसेज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। मगर यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ देखिए, रूल नंबर 2 में बड़ा अच्छा बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आते हैं तो वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाने का काम करते हैं, पर हमेशा नहीं। कैसे? तो यहाँ देखिए कि कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन कोऑर्डिनेट क्लॉज का भी काम कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही काम करें, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज का भी काम कर लेते हैं, है ना। तो कैसे? कि आई मेट रमन, मैं रमन से मिला। कौन सा रमन? तो कौन सा रमन, कौन सा? देखो यहाँ पे हमें कौन सा, कैसी करके एडजेक्टिव का आंसर मिलता है। तो आई मेट रमन, मैं रमन से मिला। Who gave me your message, है ना। तो जिसने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया, है ना। Who gave me your message, उसने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया। I met रमन, उसने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एंड ही। यहाँ पर ये वर्क क्या कर रहा है? एंड ही का वर्क कर रहा है। सो एंड प्लस ही, एंड तो कोऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट है। तो यहाँ पे रमन को ये क्वालिफाई करने का काम नहीं कर रहा है। ये एक और सेंटेंस, एक और काम बता रहा है कि मैं रमन से मिला, उसने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि सी रिलीज्ड द वर्ड्स, सी रिलीज द वर्ड, उसने जो वर्ड है, चिड़िया है, उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। विच एंड इट, विच का मतलब क्या है? एंड इट एडवांस फ्लू अवे, और जो तभी उड़ गई, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट क्वालिफाइंग दिस नाउन, ये इस नाउन के बारे में नहीं बता रही। जबकि एक और क्या कहते हैं, यहाँ पर एक और सेंटेंस बता रही है कि उसने वर्ड्स को रिलीज किया और वर्ड तुरंत उड़ गई। मैं रमन से मिला, रमन ने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया। तो ये कौन सा और कौन सी की बात नहीं बता रही, ये एक और सेंटेंस बता रही है। दैट्स वाई दिस इज नॉट एडजेक्टिव क्लॉज। ये उसे क्वालिफाई करने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो लिखा है कि उपरोक्त एग्जाम्पल 1 हु गेव मी योर मैसेज एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में जो नाउन आया है रमन, उसकी विशेषता नहीं बताता, और इसीलिए कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और एग्जाम्पल 2 में भी जो विच एट वंस फ्लू अवे एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल क्लॉज की विशेषता नहीं बताता है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। बट सी इज़ द गर्ल हु ब्रोक द विंडो, है ना। पर ये देखो, सी इज़ द गर्ल, वो लड़की है। सी इज़ द गर्ल, वह लड़की है। कौन सी लड़की? हु ब्रोक द विंडो, जिसने खिड़की तोड़ी थी, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं है कि सी इज़ द गर्ल और उसकी गर्ल के बारे में बताया गया है कि कौन सी गर्ल है, जिसने विंडो तोड़ी थी, वो वाली गर्ल है ये। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल क्लॉज नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज, बट दीज आर नॉट एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन को लगाकर हम एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बनाते हैं। पर हाँ, नाउन प्रिंसिपल क्लॉज में जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं, फिर जब हम क्लॉज हैं तो फिर उस नाउन को हम प्रोनाउन से तो डिनोट करेंगे, ये भी ध्यान रखिए। चलिए, तो रूल नंबर 1 हमने देखा, रूल नंबर 2 देखा, और यहाँ रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कभी कभी बट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। मतलब बट से हमारा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है और बट यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है ना। वो कैसे काम करेगा? वो रिलेटिव प्रोनाउन जैसा अर्थ बता रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन प्लस डू, डज, डिड, वॉज, मतलब ये वर्ब प्लस नॉट का काम कर लेता है। वो कैसे? लिखा है कि देयर वॉज नो मैन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था।
बट सैड टीयर्स एट हिज डेथ, है ना। इसका मतलब हु डिड नॉट, अब ये जो हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज जो भी आएगा, है ना, विच और क्या डज, ये सारी वर्ब, इनमें से कोई एक वर्ब प्लस नॉट, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये आ जाएंगी, है ना, किस टेंस में है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर लिखा है कि हु डिड नॉट शेड टीयर्स एट हिज डेथ, जिसने उसकी डेथ पर, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उसकी डेथ पर आंसू ना बहाए हों, है ना। तो यहाँ मैन को क्वालिफाई करने का बात कर रहा है। कौन सा मैन? देयर वॉज नॉट अ मैन, है ना, कोई ऐसी व्यक्ति नहीं था। कौन सा मैन? ऐसा मैन जिसने वहाँ आंसू ना बहाए हों। सो यहाँ पे बट देखिए, बट कंजंक्शन का काम करता है, बट जो है कंजंक्शन का काम करता है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बट एज अ प्रोनाउन भी यूज हो रहा है, बट प्रोनाउन का काम कर रहा है ना। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल तो आपने नहीं देखा होगा, मैं समझती हूँ, मगर ये बड़ा ही अच्छा है, इसे याद रखें। देयर वॉज नॉट अ वीमेन प्रेजेंट, देयर वॉज नॉट अ वीमेन प्रेजेंट, ऐसी कोई वीमेन मौजूद नहीं थी, बट वेप्ट टू हियर सच न्यूज़, जो ऐसी न्यूज़ को सुनकर रोई ना हो। देयर वॉज नॉट अ सोल्जर बट फॉट ब्रेवली, वहाँ मतलब देयर वॉज नॉट अ सोल्जर, कोई ऐसा सोल्जर सिपाही नहीं था, बट फॉट ब्रेवली, जो ब्रेवली नहीं लड़ा हो, जो कि बहादुरी से नहीं लड़ा हो, ठीक है। नॉर इज देयर अ मैन, नॉर इज देयर अ मैन, ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था। नॉर इज देयर अ मैन हेयर, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, बट लव्ड माई ग्रैंड फादर, जो मेरे ग्रैंडफादर को प्रेम ना करता हो। एंड नॉट अ सोल्जर ऑफ 5000 एट मैराथन, है ना, उस 5000 की मैराथन में कोई ऐसा सिपाही नहीं, बट डाइड एट पोस्ट, जो उस पोस्ट के लिए ना मरा हो, ना मतलब उसने कड़ी मेहनत की हो। सो बट यहाँ पर क्या काम कर रहा है? बट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, और प्रोनाउन कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। तो इस बात को याद रखें कि किस तरह से बट कंजंक्शन का भी काम कर लेता है, और यहाँ पर तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो कि एक क्लॉज बनाने का काम करता है। देखिए रूल नंबर 4 है, और ये रूल नंबर जो 4 है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की बात है। क्या लिखा है कि एज से स्टार्ट होने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होता है। इस केस में एज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, तथा इससे पहले एज, सच एज, द सेम का प्रयोग होता है। लिखा है कि ही वॉन्ट्स द सेम काइंड ऑफ मोबाइल सेट, कि वो भी उसी तरह का मोबाइल सेट चाहता है। कौन सा मोबाइल सेट? अब ये है नाउन। कौन सा मोबाइल सेट? एज ही हैज़ लॉस्ट, जैसा उसने खो दिया। तो देखो ये सेंटेंस एज से आया है, एज यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क कर रहा है, और ये इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, और क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो क्लॉज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि इट वॉज सच अ साइट एज आई हैड नेवर सीन बिफोर। इट वॉज सच अ साइट, ये ऐसा दृश्य था। कैसा दृश्य? साइट को, ये जो साइट है इसके बारे में बता रहा है। कैसा साइट? एज आई हैड नेवर सीन बिफोर, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप अगर देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप ज़रूर बताएं। ल्यूशन की ये बुक वैसे तो इसलिए ख़राब मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना रिपीट कर के दी हुई हैं, और टू द पॉइंट जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं कि बस हमें यही पढ़ना है, यही आएगा, उनके लिए तो अच्छी नहीं है, मगर डिटेल स्टडी करने वालों के लिए ये बहुत अच्छी है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं इसमें से जो मैंने सोचा है कि मैं इसे ज़रूर करवाने हैं मुझे, क्योंकि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है जहाँ पर क्लॉजेस वगैरह, टीजीटी पीजीटी, हर एक एग्ज़ाम में अगर हम टीचर बन रहे हैं तो ये ज़रूरी है। और चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है कि दिस इज़ द सेम बुक एज माइन। दिस इज़ द सेम बुक, ये वैसी ही बुक है। कैसी बुक? एज माइन, जैसे मेरी है।
तो यहाँ पर ये क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट वॉज सच अ डे एज ही हैज़ रेयरली सीन इन मुंबई। इट वॉज सच अ डे, कैसा डे, सच के साथ एज लगाते ना, सच अ डे, कैसा डे, ऐसा, एज ही हैड रियरली सीन इन मुंबई, कि ऐसा उसने रेयरली ही देखा है, कहाँ पर, मुंबई में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यू शॉ द सेम प्लेस एज वी शॉ लास्ट ईयर। तुमने वही उसी तरह का प्लेस, स्थान देखा जैसा हमने लास्ट ईयर देखा था। तो इस प्लेस को क्वालिफाई करने का काम ये कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमने देख लिया कि रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लॉज का भी काम कर लेते हैं। रूल नंबर 2 में हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लॉज का काम नहीं करते, ये एंड प्लस प्रोनाउन का भी जोड़कर मतलब काम कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बनाते, है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का, कंपाउंड सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 में हमने देख लिया कि जो बट है वो प्रोनाउन का काम कर लेता है। यहाँ हमने देख लिया कि कभी कभी रूल नंबर 4 में हमने देख लिया कि एडजेक्टिव इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है, कैसे, ये एज, सच एज, द सेम, ये भी क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर लेते हैं, ये कंजंक्शन है ना, और क्लॉज बनाते हैं। और अब देखिए रूल नंबर 5 में देन के बारे में लिखा है कि कभी कभी देन का प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव क्लॉज में होता है कभी कभी। और ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, ये मुझे भी समझने में स्ट्रेंज रहा थोड़ा सा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि कभी कभी देन का प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव क्लॉज में होता है। अब प्रपोजिशन से पहले, है ना, और वो भी रिलेटिव प्रोनाउन के एडजेक्टिव के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव क्लॉज में, कैसे कि दे इलेक्टेड आदित्य, देन whom no better boys ever went to school। दे, उन्होंने इलेक्ट किया आदित्य को, देन whom, उससे पहले, नो बेटर बॉयज, कोई भी अच्छा लड़का स्कूल नहीं गया था। अब यहाँ पे देन क्या वर्क कर रहा है, देन यहाँ पे प्रपोजिशन के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ रहा है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन whom, और ये प्रपोजिशन के रूप में आ रहा है, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन तो क्या करता है, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ये इस, नेक्स्ट हमारा लिखा है एग्जाम्पल कि वी विल फॉलो गांधी जी, कि हम गांधी जी को फॉलो करेंगे। देन whom इंडिया न्यू नो बेटर लीडर, है ना, देन whom, उनसे अच्छा, है ना, उनसे अच्छा कोई, इंडिया न्यू नो बेटर लीडर, कि whom यहाँ पर किसके लिए आया है, गांधी जी के लिए आया है। whom, जिसने या फिर जिससे अच्छा कोई व्यक्ति बेटर लीडर इंडिया के लिए नहीं है। वी केम टू अ स्पॉट, हम एक ऐसे स्थान पर आए, देन विच, जो माइन आइज हैव सेल्डम सीन अ लवलियर, कि मेरी आँखों ने उससे अच्छा कोई प्लेस जो है, स्पॉट जो है देखा। ऐसे स्थान पर आए, उससे पहले कभी ऐसा अच्छा प्लेस, स्पॉट नहीं देखा गया। It was a deed than which no nobler was ever done। It was a deed, है ना, कि ये एक ऐसा कार्य है, than which no nobler, कोई भी नोबलर जो है उस काम को उससे पहले उसने नहीं किया है, है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए है स्ट्रेंज इसको एक्सप्लेन करना भी, कि देन यहाँ पे किस तरह से प्रपोजिशन का वर्क कर रहा है, और फिर उसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है। अगर ऐसे होता, वी केम टू अ स्पॉट, हम एक ऐसे स्थान पे पहुंचे, विच, जो कि अब यहाँ पे क्योंकि इसने माइन लिखा है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा,
और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा, तो इसने ये प्रोनाउन लिख दिया माइन आइज, है ना। ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ लिख दिया, रिलेटिव प्रोनाउन और फिर यहाँ पे प्रोनाउन। ये स्पॉट के बारे में बता रहा है विच, और ये देन माइन आइज, ये माइन के बारे में बता रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना, और इफ़ यू नो बेटर अबाउट इट सो यू कैन ड्रॉप ए कमेंट फॉर मी, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज के समान होता है। और हाँ, ये जो देन वाला है मैंने किसी और बुक में ये वाला नहीं देखा रूल। नेक्स्ट है कि इन्फिनिटिव विद टू, ठीक है। इन्फिनिटिव वर्ब प्लस टू को हम वर्ब नहीं, टू प्लस वर्ब को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज के समान होता है। और ये देख लीजिए एक नया कि गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, कि गिव मी सम फूड, मुझे कुछ फूड दो। और कैसा फूड, फूड के लिए बताया है जो मैं खा सकूं। तो गिव मी सम फूड टू ईट, इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है गिव मी सम फूड, क्यों, टू ईट, खाने को, विच आई मे ईट। और विच आई मे ईट ये जो क्लॉज है ये इतने इन्फिनिटिव से भी उसका काम चल सकता है, टू ईट। गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, गिव मी सम फूड टू ईट। ये तो समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन विच सी मस्ट टेक। द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है। और कौन सी मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में, विच सी मस्ट टेक, उसे जो लेनी चाहिए, जो उसे लेनी चाहिए, मेडिसिन वो वाली जो उसे लेनी चाहिए। तो द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन टू टेक, है ना। डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है किस लिए, लेने के लिए, दवा लेने के लिए। ही हैज़ वर्क विच ही मस्ट डू, ही हैज़ वर्क, उसके पास काम है, कौन सा काम, जो उसे करना चाहिए। तो ही हैज़ वर्क टू डू, है ना। इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, इन्फिनिटिव में लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिटिव का जो प्रयोग है वो किसके समान होता है, ये एडजेक्टिव क्लॉज के समान होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि फोर्थ क्या लिखा है कि आई हैव नो शर्ट विच आई कैन वियर, आई हैव नो शर्ट टू वियर। माई मदर गेव मी अ 2 rupees coin विच आई माइट पुट इन माई मनी बॉक्स, कि मेरी मदर ने मुझे दिया 2 rupees कॉइन, 2 रुपये का सिक्का, विच, अब ये नाउन के, इस नाउन के बारे में, विच आई माइट, जो कि मैंने पुट इन माई मनी बॉक्स, अपने मनी बॉक्स में रख लिया। अब माई मदर गेव मी 2 rupees कॉइन टू पुट इन माई मनी बॉक्स, कि मेरी मदर ने मुझे 2 रुपये का सिक्का दिया, किस लिए, रखने के लिए, है ना। कि जब रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटेड एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। देखिए, अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो सब्जेक्टिव भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, पर यहाँ पे एडवर्ब की भी बात है कि एडवर्ब का भी जो प्रयोग है वो अगर ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो इसका प्रयोग नहीं भी होता है या इसे एक्सप्रेस नहीं भी किया जाता है, अर्थात इसे अंडरस्टूड कर लिया जाता है। अब कैसे अंडरस्टूड कर लिया जाता है, वही आज की मॉडर्न इंग्लिश भी कहलाती है। देखिए क्या लिखा है कि दिस इज़ द बॉय, है ना। अब दिस इज़ द बॉय, अब ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, दिस इज़ द बॉय, तो दिस सब्जेक्ट इज़ वर्ब और फिर इसके बारे में, बॉय के बारे में। whom I knew well, अब यहाँ पे whom लिखो या नहीं लिखो, दिस इज़ द बॉय आई न्यू वेल, आई नो वेल, दिस इज़ द बॉय, यह लड़का है, आई नो वेल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, या whom I knew well, जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। दिस हाउस, द हाउस आई लेफ्ट, जो हाउस मैंने छोड़ दिया, है ना, या फिर विच आई लेफ्ट वॉज अ गुड वन, तो द हाउस आई लेफ्ट वॉज अ गुड वन, तो द हाउस, कौन सा हाउस, विच आई लेफ्ट, जो मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे द हाउस
आई लेफ्ट वॉज अ गुड वन। तो ये जो आई लेफ्ट है इसमें क्या छुपा है, आई लेफ्ट में छुपा हुआ है विच आई लेफ्ट, विच यहाँ पे छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये है द रीज़न वाई आई हैव कम टू आस्क्ड फॉर मनी, है ना, कि कारण जिसके लिए मैं पैसे मांगने आया, तो वाई इसमें छुपा हुआ है। वन डे यू पास द एग्जामिनेशन आई शैल गिव यू आर रिवार्ड, है ना। वन डे यू पास द एग्जामिनेशन, एक दिन तुम एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे वैन छुपा हुआ है कि जब तुम एग्जामिनेशन पास करती हो आई विल गिव यू अ रिवार्ड, मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा। वेयर इज़ द रिंग, रिंग कहाँ है, कौन सी रिंग, विच योर भाभी गेव यू, है ना। तो विच मतलब यहाँ पे इस रिंग के बारे में बता रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, और क्लोज बनाने का काम कर रहा है। पर अगर इसे नहीं भी लगाएंगे तो भी उसका सेंस निकलेगा कि वेयर इज़ द रिंग योर भाभी गेव यू, तो वो इस रिंग की बात कर रहा है ना। इस सेंटेंस में जो रिंग की बात तो हो रही है। दिस इज़ द रूम विच आई स्लेप्ट इन, तो यह वह कमरा है जहाँ मैं सोया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग, यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब तो नहीं देना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में नहीं भी होता है तो भी उसको अंडरस्टूड समझ लिया जाता है और उसका मीनिंग वो एक्सप्रेस करने का काम करता है। सो दिस इज़ अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ हमने 6 रूल्स देखे हैं। आपको कैसे लगे तो ये समझ बताइए, है ना, और आप अपना कमेंट यहाँ ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।